बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्स एकेडमी के ऑनलाइन एमडीकैट सेशन में वेलकम। हम बात को आगे लेकर चल रहे हैं जहां से हमने लास्ट टाइम मुकम्मल किया था। बात चल रही थी पीरियड्स की, और पीरियड्स के अंदर आज हमने बात करनी है हैलाइड्स और ऑक्साइड्स की। साथ साथ हमने ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करना है कि ग्रुप्स के अंदर जो सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं या हैलोजेंस हैं या हैलोजेंस के कंपाउंड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज किस तरह वेरी करती हैं। फिलहाल हम बात पिछले हिस्से की यानी कि ग्रुप्स के पीरियड्स के आखिरी हिस्से पर जो हेडिंग लिखी हुई थी यानी कि हैलाइड्स की, उसको डिस्कस करने लगे हैं। हैलाइड्स असल में बेसिकली ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस के जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं यानी कि दो उनमें टोटल कुल मिलाकर होंगे एलिमेंट, एक हैलोजन होगा और एक साथ कोई और एलिमेंट होगा। साथ वाला एलिमेंट कौन हो सकता है, इस हवाले से अगर देखा जाए तो सेकंड पीरियड में ये एलिमेंट हो सकता है लिथियम या बेरिलियम या बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और थर्ड पीरियड के अंदर ये एलिमेंट्स हो सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सही जी, इन्हें थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, काम यहां पर कुछ और लिखना पड़ सकता है हमें। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। सही जी, ये कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स हमने यहां पर लिख लिए सेकंड और थर्ड पीरियड के। इन्हीं के क्लोराइड्स या हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है। फिलहाल हम ये कर रहे हैं कि हमने यहां पर हैलोजन सेम रखा हुआ है और एटम्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, और अब हमने देखना है कि प्रॉपर्टीज में क्या वेरिएशन आती है। देखा यह गया है कि लेफ्ट टू राइट आयोनिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज होता है हैलाइड्स का, और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। यानी कि ये जो मेंबर होगा ये आयोनिक होगा। बेरिलियम क्लोराइड पॉलीमेरिक है, और ये सब के सब जो हैं ये कोवेलेंट हैं। नीचे आ जाएं तो सोडियम क्लोराइड आयोनिक है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी आयोनिक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड पॉलीमेरिक होता है, और ये जो तीन हैं ये कोवेलेंट है। तो इस बात को देखकर हम अंदाजा लगा रहे हैं कि जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं वो बनाती हैं आयोनिक हैलाइड्स। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के अंदर हमने सोडियम और मैग्नीशियम को कोट कर लेना है, और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं वो बनाती हैं पॉलीमेरिक हैलाइड्स। इनमें हमने बेरिलियम और एल्यूमिनियम, साथ साथ गैलियम भी है इसी लाइन में, उसे कोट कर लेना है। जो नॉन मेटल्स हैं वो बनाती हैं कोवेलेंट हैलाइड्स, और नॉन मेटल्स में हम फास्फोरस, सल्फर, कार्बन इन्हें कोट कर रहे हैं। सही होगा जी बात। तो ये इनका ट्रेंड है। अच्छा, अब यहां पर हैलोजन जो है वो सेम था, हैलोजन था क्लोरीन। सही होगा जी बात। आगे चलते हैं। अगर हैलोजन एक ही रहे यानी कि सब क्लोराइड से ही मिले हैं, सारे क्लोरीन से मिले हैं, सारे क्लोराइड बन रहे हैं, तो देखा यह गया है कि सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड की तरफ आते हुए
फिजिकल पैरामीटर्स इंक्रीज करते हैं, यानी कि सेकंड वालों के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन वगैरह कम होंगे। थर्ड पीरियड वालों के यानी कि सोडियम क्लोराइड का लिथियम क्लोराइड से अगर कंपैरिजन किया जाए तो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन वगैरह ज्यादा होंगे। सही है जी। एक पर्टिकुलर हैलोजन के लिए, यानी कि दोनों क्लोराइड हो तो नीचे वाले का फिजिकल पैरामीटर ज्यादा होंगे। सही जी, ये इंफॉर्मेशन भी हमने आप तक पहुंचा दी। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर एटम सेम हो और उसके साथ हैलोजन अलग अलग लग रहे हों, ये कब हो सकता है? इसके लिए हम मिसाल ले रहे हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम ही फ्लोराइड बनाए, एल्यूमिनियम ही क्लोराइड बनाए, एल्यूमिनियम ही ब्रोमाइड बनाए और एल्यूमिनियम ही आयोडाइड बनाए। अगर ऐसी सूरत हाल है तो यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट हैं या बॉइलिंग पॉइंट हैं वो ज्यादा होंगे एल्यूमिनियम फ्लोराइड के एल्यूमिनियम क्लोराइड से, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। इसी तरीके से आयोनिक कैरेक्टर जो है वो भी फ्लोराइड का ज्यादा होगा सबसे और आयोडाइड का कम होगा सबसे। सही जी बात। तो ये चीजें फिजिकल पैरामीटर्स जो हैं वो फ्लोराइड के ज्यादा होंगे, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और आयोडाइड का कम होगा। तीसरा केस जो हैलाइड्स के अंदर एग्जिस्ट करता है वो ये है। पहला केस देख लें कि हैलोजन सेम रखा, एलिमेंट्स चेंज हो रहे थे। दूसरा केस देख लें, एलिमेंट सेम था, हैलोजन चेंज हो रहे थे। तीसरा केस है कि अगर एलिमेंट भी सेम रहे और उससे मिलने वाला हैलोजन भी सेम रहे, सिर्फ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा हो। आप देखते हैं कि लेड Cl2 और Cl4 दोनों ही बना रहा है। अब देखा यह गया है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है वो आयोनिक होता है समवट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोवेलेंट बिहेवियर शो करता है। ये थी बात जी हैलाइड्स की। हैलाइड्स से आगे अगर हम चलें तो कुछ बात होगी ऑक्साइड्स की। ऑक्साइड्स होते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स को आपने ऑक्साइड कह देना है। तो ऑक्साइड्स होते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्साइड्स में आगे अगर हम बात कर लें तो ऐसे कह सकते हैं कि जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं वो बनाती हैं बेसिक ऑक्साइड्स। और यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं 1A और 2A वालों को। सही जी बात। 2A के अंदर एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम इसमें नहीं आएगा। मेटल्स के अंदर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स 1 और 2A की, उनमें बेरिलियम नहीं है। बेरिलियम होता है एक लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के अंदर होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और यहां पर हम मिसालें कोट कर रहे हैं बेरिलियम की, एल्यूमिनियम की, जिंक की। ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। फिर बात आ जाती है नॉन मेटल्स की। और नॉन मेटल्स के अंदर आ रहे हैं ग्रुप 4A वाले, 5A वाले, 6A वाले, 7A वाले। 6 और 7A के तो तमाम ही मेंबर बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, जबकि ये जो 4 और 5A के मेंबरान हैं इनमें यहां पर कार्बन और सिलिकॉन है, यहां पे नाइट्रोजन और फास्फोरस है, ये बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। सही है जी बात। ग्रुप 3 वाले जो हैं उनको हमने देख लिया कि वो कैसे ऑक्साइड बना रहे हैं। एल्यूमिनियम पर्टिकुलरली वो बना रहे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये है ऑक्साइड्स की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ऑक्साइड्स के अंदर एक बात याद रखनी है, जिस तरह एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में
सॉरी एक ही एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह ये हैलाइड्स में हो रहा है ये काम ऑक्साइड्स में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल MnO मैंगनीज +2, Mn2O3 मैंगनीज +3, MnO2 मैंगनीज +4। सही जी बात। तो अगर हम इन तीन को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो रहा है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो जाए किसी एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहे हों और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो रहा हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, एक बात हो गई। और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ एसिडिक नेचर जो है ऑफ ऑक्साइड्स वो भी बढ़ती है, एसिडिक नेचर भी बढ़ेगी, यानी कि ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ज्यादा एसिडिक होते हैं ऑक्साइड्स के हवाले से अगर बात की जाए तो। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी पीरियड्स वाले हिस्से को मुकम्मल करती है। पीरियड्स वाला हिस्सा हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमने जाना है ग्रुप्स में, और ग्रुप्स में सबसे पहले हमें पूछा गया है रिएक्शंस की बात पूछी गई है, रिएक्शंस ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के, और फिर हम चलेंगे हैलोजेंस की तरफ। इसके हवाले से कुछ सवाल भी देखेंगे इंशाल्लाह। एक बात ये भी देख लें कि यहां पर जो बोरॉन है वो भी एसिडिक ऑक्साइड ही बनाने वाला है। इसी तरीके से बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक के साथ साथ गैलियम और जर्मेनियम भी इसी तरीके से एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि वो भी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं। आप जानते हैं कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और ये भी जानते हैं आप कि जब आप डाउन दी ग्रुप जाते हैं एक ग्रुप में नीचे की तरफ, तो फिर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो बेसिक कैरेक्टर जो है इन एक ग्रुप वो इंक्रीज करता है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एक ग्रुप में इंक्रीज करता है। और एक पीरियड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो पीरियड के अंदर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ये आपको नजर भी आ रहा है यहां पर गिवन डाटा से कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए बेसिक से एम्फोटेरिक से एसिडिक ऑक्साइड बन रहे हैं, और ऊपर से नीचे आएंगे तो फिर बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ये बढ़ता जाएगा। जी आगे चलते हैं, और अब हम ग्रुप्स के अंदर सबसे पहले देख रहे हैं रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस ऑफ 2A एलिमेंट्स। तो 2A एलिमेंट्स के रिएक्शंस के अंदर हम देख रहे हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के रिएक्शंस को। और सबसे पहला रिएक्शन हम देखेंगे विद वाटर। तो बेरिलियम के बारे में अगर बात की जाए तो बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। मैग्नीशियम ये रिएक्शन शो करेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। यह बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन है, जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम तीनों ही हाइड्रो ऑक्साइड बना देते हैं जब आप इन्हें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग वाटर के साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इंफॉर्मेशन है, याद रखनी है, और इसके अलावा कोई गुजारा नहीं हो सकता हमारा। दूसरा रिएक्शन हम देख रहे हैं विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जहां तक बात है तो बेरिलियम के अलावा तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं दे गेट टार्निश्ड इन एयर। हवा में पड़े रहने से उनकी जो चमक है वो खत्म हो जाती है, लेकिन ये ड्यू टू एक स्मॉल रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन हवा में थोड़ा बहुत करती हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्सीजन के साथ, लेकिन बेरिलियम नहीं करती। बेरिलियम को कुछ नहीं होता इस अमल के नतीजे में। अलबत्ता अगर आपने बेरिलियम को
मिला दिया ऑक्सीजन से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वो नॉर्मल ऑक्साइड बना देगी। अगर आपने बेरियम को ऑक्सीजन से मिलाया तो बेरियम से बनेगा सुपर ऑक्साइड एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ये था ऑक्सीजन से रिएक्शन। इसके अलावा हैलोजेंस बड़े रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं और वो तमाम मेटल्स से मिलकर अल्कलाइन अर्थ मेटल से हैलाइड बना देते हैं। इसी तरीके से सल्फर भी तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल से रिएक्ट करती है और सल्फाइड बना देती है। अगर बात की जाए नाइट्रोजन की, तो तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नाइट्रोजन के साथ मिलकर मेटल नाइट्राइड बनाती हैं, जिनमें से अगर हम मैग्नीशियम नाइट्राइड की बात करें तो वो हाइड्रोलाइज होकर मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ अमोनिया को जनरेट कर देता है। यही रिएक्शन बाकियों के लिए भी हो सकता होगा, लेकिन यहां पर मैग्नीशियम नाइट्राइड के हवाले से ये बात हमें सिखाई गई है। सही होगा जी बात। तो ये रिएक्शन आ गए मुख्तलिफ किस्म के जो के रिएक्शन हो रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। इसी तरीके से एक और रिएक्शन भी है और वो है रिएक्शन नंबर 6। रिएक्शन नंबर 6 है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन के लिए मेटल हाइड्रोजन से मिलती है और हाई प्रेशर की मौजूदगी में वो बना देती है मेटल हाइड्राइड। अगर आप ये रिएक्शन मैग्नीशियम के लिए करवाना चाहते हैं तो फिर मैग्नीशियम आयोडाइड और हाई प्रेशर इस्तेमाल करना पड़ेगा और मैग्नीशियम हाइड्राइड बनेगा। यहां पर ये बात मैं बताता चलूं कि इस किस्म के जो इनऑर्गेनिक के सवाल होते हैं, इनमें बस वो जो कैटालिस्ट है या कंडीशन है या रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, इस तरह की सादा सादा बातें आती हैं, या फिर एक्सेप्शन बेस्ड सवाल आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज नॉट टार्निश्ड इन एयर, तो आप बेरिलियम टिक कर देंगे। तो विच ऑफ दीज फॉर्म्स सुपर परऑक्साइड, तो आप बेरियम टिक कर देंगे। इस तरह की बातें आपको आ सकती हैं सवालात में, आप इन पर नजर रखें। आगे चलते हुए मजीद वो पूछ रहा है कि आप मुख्तलिफ कंपाउंड पढ़ चुके हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। फॉर एग्जाम्पल आप कंपाउंड्स ऑफ 2A एलिमेंट्स में देख चुके हैं। ऑक्साइड्स MO और हाइड्रो ऑक्साइड्स MOH2। सही जी। आप देख चुके हैं कार्बोनेट्स, आप देख चुके हैं सल्फेट्स, ये सब आपने देखे हैं। अब आप हमें ये बता दें कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के लिए आप नीचे की तरफ अगर आते हैं ग्रुप में, तो कौन से हाइड्रो ऑक्साइड्स स्टेबल ज्यादा हैं, कौन से हाइड्रो ऑक्साइड्स सॉल्युबल ज्यादा हैं, या कौन से कार्बोनेट्स और कौन से सल्फेट्स किस्म किस्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। देखा यह गया है कि जो बेरिलियम से बेरियम की तरफ जो साइज है वो रेगुलरली या सडनली इंक्रीज कर रहा है। रेगुलर तो नहीं है, बड़ा जल्दी जल्दी भी इंक्रीज करता है, तो वो ना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है साइज। अच्छा, दूसरी तरफ जो ऑक्साइड है ना और हाइड्रो ऑक्साइड है, उसका साइज छोटा होता है, कार्बोनेट का साइज बड़ा होता है, सल्फेट का साइज तो काफी बड़ा होता है। एक बात याद रखनी है कि पैकिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही चीज स्टेबल होगी और उतना ही लेस सॉल्युबल होगी। बस यही फिक्रा आपके लिए इंशाल्लाह इस टॉपिक को समझने में मदद करेगा कि पैकिंग जितनी अच्छी होगी, लिख लेते हैं इसे, गुड पैकिंग इज इक्वल टू स्टेबिलिटी एंड लेसर सॉल्युबिलिटी। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब
छोटे साइज वाले छोटे साइज वालों के साथ अच्छा पैक होंगे और बड़े साइज वाले बड़े साइज वालों के साथ अच्छा पैक होंगे। इस बात को अगर मान लिया जाए तो डाउन दी ग्रुप ऑक्साइड्स की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि पैकिंग खराब हो रही है, एक का साइज बड़ा दूसरे का साइज छोटा हो रहा है। बेरिलियम ऑक्सीजन अच्छी पैकिंग कर रहे हैं, बेरियम और ऑक्सीजन अच्छी पैकिंग नहीं कर रहे और स्टेबिलिटी कम हो रही है, लेकिन सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर रही होगी। यही ट्रेंड है हाइड्रो ऑक्साइड का भी। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सी बात। कार्बोनेट्स साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा है, पैकिंग अच्छी हो रही है, तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी और सॉल्युबिलिटी कम हो रही होगी। यही कुछ हो रहा होगा सल्फेट्स के साथ भी। नाइट्रेट्स का कोई ट्रेंड हमारी किताब में नहीं लिखा हुआ तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी का ट्रेंड हमें पूछा गया था तो वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है कि इस तरीके से ये मामलात चलते हैं। सही हो गई जी बात। तो ये आपने एक ओवरव्यू देख लिया कि किस तरीके से कंपाउंड्स ऑफ 2A एलिमेंट्स जो हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करती हैं। हम ये बता चुके हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, ये आपने याद रखना है। टॉपिक जो चल रहे हैं अभी तक वो मैं बताता चलूं। हैलाइड्स और ऑक्साइड्स जो हैं वो फर्स्ट चैप्टर में है, सेकंड ईयर के एंड पे हैं, बिल्कुल 10-11 पेज पर। और उसके बाद हमने जो रिएक्शंस ऑफ 2A एलिमेंट्स पढ़े हैं वो सेकंड चैप्टर के शुरू में हैं। उसके बाद रिएक्शंस के बाद जो कंपाउंड्स हैं वो भी वहीं पर आपको 29, 30, 31 इन पेजेस पर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। वहां पर आपको कुछ और बातें भी मिलेंगी, वो छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है। मिसाल के तौर पर जो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड की सस्पेंशन है इन वाटर, इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और ये स्टमक एसिडिटी की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसे कहते हैं मिल्क ऑफ लाइम, सॉरी मिल्क ऑफ लाइम नहीं कहना चाहिए, लाइम वाटर कहते हैं। सही थी, लाइम वाटर कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसे कहा जाता है लाइम वाटर। इसी तरीके से सल्फेट्स में हमें यह बता रहा है कि CaSO4.2H2O इसे कहते हैं जिप्सम और ये 2% सीमेंट इंडस्ट्री में ऐड किया जाता है एज रिटार्डर। सही जी, टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को बढ़ाने के लिए ये चीज डाली जाती है सीमेंट के अंदर। ये सल्फेट आ गया, इसका भी इस्तेमाल हमें बताया है। एंड पर हम थोड़ी सी जगह निकाल लेते हैं और वहां पर नाइट्रेट्स की बात लिख लेते हैं। नाइट्रेट्स का कोई ट्रेंड नहीं बताया गया हमें, लेकिन यह बताया गया है कि जो मैग्नीशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है और लिथियम नाइट्रेट है, इन सब को गर्म करने से इनके ऑक्साइड्स बनते हैं, साथ NO2 बनती है, साथ ऑक्सीजन बनती है। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर आप बाकी अल्कली मेटल्स को, उनके नाइट्रेट्स को हीट करेंगे तो फिर नाइट्राइड बनेगा और साथ ऑक्सीजन बनेगी। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमें आ सकता है। इस तरह की बातें हमने करनी है, तो इस हिस्से पर हम बात को रोकते हैं। अब कुछ सवाल देखेंगे और सवालों के बाद फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। हैलोजेंस, उनके कंपाउंड्स, क्लोरीन के कंपाउंड्स और यूजेस ऑफ हैलोजेंस इंशाल्लाह। से है
जी जनाब, तो कुछ सवाल लिख लिए हमने यहाँ पर। इसके बाद हमने जाना है हैलोजेंस की तरफ। तो सवाल रिलेटिवली आसान है, टॉपिक भी बहुत आसान है, तो उसी हवाले से सवाल भी आसान होंगे। बड़ा ही लिमिटेड सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टॉपिक है। उम्मीद है कि आप यहाँ पर गलती नहीं करेंगे। हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपके इन टेस्ट्स में से तो एक भी गलत होना जो है वो जुर्म माना जाएगा। पहली बात हमें क्या पूछी गई है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉलीमेरिक हैलाइड इज। हमने सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के क्लोराइड्स बनाए अभी थोड़ी देर पहले, और सेकंड पीरियड में हमने बेरिलियम क्लोराइड को एम्फोटेरिक कहा था, थर्ड पीरियड में हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड को एम्फोटेरिक पॉलीमेरिक कहा था। बेरिलियम क्लोराइड भी पॉलीमेरिक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी पॉलीमेरिक है, ये हमने फाइनल कर लिया है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन क्लोराइड ऑप्शंस में दिए गए हैं। ऑप्शंस हमें सेकंड और थर्ड पीरियड में से ही आना है, या फिर इसके अलावा अगर कोई आएगा तो वो जिसकी एग्जाम्पल किताब में कोड की गई होगी। तो फिलहाल तो एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर सीधा सा सही जवाब बन रहा है। चार्ली ऑप्शन हमने यहाँ टिक कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देख लें, द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड बाय। एसिडिक ऑक्साइड जो है ना वो नॉन मेटल्स बनाती है। जितना ज्यादा अच्छी नॉन मेटल्स होगी उतना ही ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड बनाएगी, और अच्छी नॉन मेटल होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा होना भी जरूरी है। तो यहां पर है बोरॉन, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन। लेफ्ट टू राइट अगर आप देखें तो क्लोरीन सबसे राइट पर है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, 3 या 3 से कुछ ज्यादा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्साइड बनाएगा, सबसे एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। आगे चल पड़ते हैं। विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट M इन ए कंपाउंड MX। ये सवाल क्लियर कट हमें नजर आ रहा है कि इस तरफ निशानदही कर रहा है कि अगर एक एलिमेंट है M और वो हैलोजन X से मिल रहा है और कंपाउंड बना रहा है MX, X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और वो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि वो कम भी है और ज्यादा भी है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है तो क्या होता है, ये सवाल हमें पूछा जा रहा है। सवाल उम्मीद है आपने क्लियर कर लिया होगा, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि अगर एक मेटल M जो है, एलिमेंट M, वो कंपाउंड बनाता है X के साथ और ऐसे कंपाउंड बनाता है जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एक में कम था दूसरे में ज्यादा है, PbCl2, PbCl4, तो जैसे ये मिसाल है। तो फिर क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, या कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, या मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। पहली दो बातें तो बिल्कुल सही नहीं लग रही, क्योंकि जनाब ये बात तो हम सीख चुके हैं कि कंपाउंड्स के अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, और आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो उसका कोई ताल्लुक नहीं बन रहा यहां पर जो सवाल हमें पूछा गया है, ना आयनाइजेशन एनर्जी का ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ये प्योरली एक सवाल जो है वो कंपाउंड्स से रिलेटेड है, जिसमें हमें दो कंपाउंड्स के अंदर प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन के हवाले से सवाल किया गया है। पूछा यह गया है कि भाई अगर एलिमेंट जो है वो मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कंपाउंड बनाता है तो क्या होगा। थोड़ी ही देर पहले की बात है कि हमने ये क्लियर कर लिया था कि अगर एक एलिमेंट एक हैलोजन से मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, इस तरह के एक में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो, दूसरे में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो, तो फिर क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट बिहेवियर शो करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्मॉलर ऑक्सीडेशन नंबर वाले कंपाउंड के। सही है जी बात। तो PbCl4 यानी कि ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो कंपाउंड है वो कोवेलेंट होगा। ये हमने MX में भी पढ़ा और बाद में हमने मैंगनीज के ऑक्साइड्स में भी इसी बात को आज ही डिस्कस किया था, उसे सिर्फ हमने एक सवाल की शक्ल में आपसे पूछ लिया। आगे चलते हैं। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। अच्छा, बेरिलियम और एल्यूमिनियम हैं कहां, ये देखें जरा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, और यहां पर है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। ये सेकंड ए का मेंबर है, ये थर्ड ए का मेंबर है। ये S ब्लॉक का मेंबर है और ये P ब्लॉक का मेंबर है।
सही जी। अब देखें सवाल पढ़े जरा, मैंने सारा कुछ लिख दिया यहाँ पर कि भाई बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, इसकी वजह क्या है? क्या वो सेम ग्रुप में है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बेरिलियम दूसरे ग्रुप में, एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप में है। क्या वो सेम पीरियड में है? नहीं जी, बेरिलियम सेकंड पीरियड में है, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड में है। दे शो डायगोनल रिलेशनशिप, ये क्या होता है इस पर बात करेंगे। और क्या वो सेम ब्लॉक में? नहीं जी, ये एस ब्लॉक में, वो पी ब्लॉक में। तो सारी बात है, अल्फा बीटा और डेल्टा तो सही नहीं है। सही जवाब फिर हो सकता है चार्ली, और चार्ली है डायगोनल रिलेशनशिप। ये क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में ऐसा रिलेशनशिप देखा गया है कि जनाब जो एक ग्रुप का ऊपर वाला मेंबर है वो अपने साथ वाले ग्रुप के लोअर मेंबर से, पर्टिकुलरली लिथियम और मैग्नीशियम और बेरिलियम और एल्यूमिनियम, इनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि इनकी साइज रेशो सेम होती है। चार्ज टू साइज रेशो जो इनकी आती है वो सेम होती है। पोलराइजिंग पावर इनकी सेम होती है, इसलिए ये एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इस रिलेशनशिप को कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। मैं कोई और जगह पर इसे आप तक नहीं पहुंचा सका, तो इसलिए मैंने एक एमसीक्यू की शक्ल में आपको बता दिया कि लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम ये आपस में क्या शो करते हैं जी? डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। और डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू सिमिलर पोलराइजिंग पावर। अच्छा, मैं लिख देता हूं जी, सिमिलर पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर वर्ड अगर आपने नहीं सुना तो कोई मसला नहीं है। सिमिलर चार्ज टू साइज रेशो की वजह से अलाउज सिमिलर प्रॉपर्टीज, इसे कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। लें जनाब, इस तरह हो गई बात। आगे अगला सवाल देख लेते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैन एक्ट एज, एक्ट नहीं होता एक्ट होता है, एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं होते जी, ये तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सही जी। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बड़े जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इसकी क्या वजह है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जिससे रिएक्ट करते हैं उसे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं बड़ी जल्दी। क्यों दे देते हैं? बड़ा ही ऑब्वियस रीजन है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आयोनाइज जल्दी हो जाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी देंगे। सही जी। स्मॉल साइज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेटल्स की होती नहीं है, वो कंसिडर भी नहीं हम करते। और पर्टिकुलरली अगर हम सेकंड ए की बात करें तो सेकंड ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्शनली लो है, और एक्सेप्शनली लो होने की वजह से वो प्रॉपर्टीज पर कोई खास असर नहीं डालती। मेटल्स की प्रॉपर्टीज आयनाइजेशन एनर्जी से जज की जाती हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से जज की जा सकती हैं। आगे चल पड़ते हैं जी। ऑल ऑफ दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एक्सेप्ट, मैंने बता दिया था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो बेरिलियम ऑक्साइड किताब की मिसाल है, जिंक ऑक्साइड किताब की मिसाल है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड किताब की मिसाल है, और किताब में बोरॉन ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड में लिखा गया है। तो बोरॉन ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, ये भी आपने याद रख लेना है। आखिरी सवाल इस हिस्से का, फिर आगे चलेंगे जी। Which of the following is not a product of decomposition of nitrates of alkaline earth metals? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट अगर डिकम्पोज हो जाएं तो इन सब में से क्या प्रोडक्ट नहीं बनता? मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि जनाब जो अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम नाइट्रेट की अगर बात की जाए तो इसके डिकम्पोज होने से ऑक्साइड बनता है, NO2 बनती है, ऑक्सीजन बनती है। तो अल्फा बन रहा है, बीटा बन रहा है, चार्ली बन रहा है, डेल्टा नहीं बन रहा। डेल्टा कब बनता है? डेल्टा बनता है जब सोडियम नाइट्रेट जैसी अल्कली मेटल डिकम्पोज होती है, तो फिर बनता है NaNO2 यानी कि नाइट्राइड बनता है।
ये हिस्सा मुकम्मल करके अब अगला काम हमारा ये है कि हम हैलोजेंस की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें और हैलोजेंस के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें। जी, तो आगे चल रहे हैं और हैलोजेंस के हवाले से हमने बात शुरू करनी है। हैलोजेंस जिनमें शामिल हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके हवाले से हम जो बात करेंगे, सबसे पहले वो ये देखेंगे कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड के बाद हम देख लेंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या ट्रेंड है। फिर देख लेंगे कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है। इसी तरीके से बात हो जाएगी इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज की, यानी कि किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है और किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। इसी तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीडाइजिंग पावर कह लें, ऑक्सीडाइजिंग पावर ये किसकी ज्यादा है वो देख लेंगे। सही जनाब, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंपॉर्टेंट रहेगी यहां पर। इसी तरीके से बात हम कर लेंगे हाइड्रेशन एनर्जी की। सही, हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज टू साइज रेशियो पर डिपेंड करती है, जानते होंगे आप। तो हमने काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन कर लिया। किताब में कहा गया कि आपको हैलोजेंस के बारे में पता होना चाहिए। मैं बताता चलूं कि हैलोजेंस 5th चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके स्टार्ट में हमें फ्लोरीन का बताया गया है कि ये पेल येलो गैस है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस है, ब्रोमीन ब्राउन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड होता है वायलेट कलर का। ब्रोमीन से स्किन पर ऐसे स्कार्स बनते हैं जो बड़े स्लोली हील होते हैं। फ्लोरीन एक्सप्लोसिव है और फ्लोरीन का मतलब ही एक्सप्लोसिव है क्योंकि फ्लोरीन वर्ड फ्लोरो से निकला है और वो उसका मतलब ही होता है धमाका खेज। सही जी। क्लोरीन बड़ी एसिडिक गैस है, वो क्लोरीन HCl बना देती है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें जो है ना, वो स्टार्ट में जो 2-3 पेजेस में लिखी हैं वो आपने करनी है, उनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। हम यहाँ पर देख लें कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखें तो डाउन दी ग्रुप जाते हुए इंक्रीज करते हैं ड्यू टू इंक्रीज्ड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। डाउन द ग्रुप लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं, इस वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो वो नीचे की तरफ जाते हुए कम हो जाती है क्योंकि फ्लोरीन साइज छोटा है, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात की जाए तो फ्लोरीन के लिए ये वैल्यू -322 है जो कि लो हो गई है एक्सेप्शन के तौर पर। क्लोरीन के लिए ये वैल्यू -349 है, ब्रोमीन के लिए ये -325 है और आयोडीन के लिए ये -295 वैल्यू बनती है। सही जनाब। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की जाए तो फ्लोरीन के लिए वैल्यू बहुत ज्यादा है ऑक्सीडाइजिंग पावर की +2.87, क्लोरीन के लिए ऑलमोस्ट हाफ या फिर आप कह सकते हैं कि उससे भी कम है +1.36, ब्रोमीन के लिए ये वैल्यू +1.08 है और आयोडीन के लिए ये वैल्यू +0.54 होती है। हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज टू साइज रेशियो पर डिपेंड करती है, तो वो भी डिक्रीज होगी क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का तर्जमा हालांकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां मैं फिर से बताता चलूं कि जो फ्लोराइड है वो डिस्प्लेस कर सकता है क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को और बना सकता है KF, और साथ यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अलग हो जाएंगे। क्लोराइड जो है वो अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है, ब्रोमाइड अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है। तो क्लोराइड कैन डिस्प्लेस ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ब्रोमाइड कैन डिस्प्लेस आयोडाइड, आयोडाइड कैन नॉट डिस्प्लेस एनी हैलोजन। ये जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, इसकी वजह से हैलोजेंस इस्तेमाल होते हैं एज डीकलराइजिंग एजेंट, एज डिसइंफेक्टेंट
क्योंकि ये जरासीम कुछ हैं, ऑक्सीडाइज कर देंगे उसे और उनकी सेल वॉल वगैरह या सेल मेम्ब्रेन जो भी है उसे तोड़ देंगे। कुछ बात अगर कर ली जाए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की तो वैल्यूज देख लें जरा। यहां पर वैल्यू है 154, यहां पर वैल्यू है 242 और ब्रोमीन आयोडीन के लिए वैल्यू है जी 192 और 150। तो यहां पर अब जरा कुछ अहम बातें कर लेते हैं। फ्लोरीन और ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल है और फ्लोरीन और आयोडीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वैल्यू तकरीबन करीब करीब है। यहां से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के हवाले से मैं बताता चलूं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ब्रोमीन से ज्यादा, उसकी फ्लोरीन से ज्यादा और उसकी आयोडीन से ज्यादा है। एक ट्रेंड हो गया विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के हवाले से बात की जाए तो क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन, तो ये तकरीबन बल्कि बिल्कुल वही वाला रिलेशन बनता है जो कि वहां पर था। तो ये वैल्यूज आपको देखकर याद करनी चाहिए। जितने ज्यादा डाटा हो सकता था वो मैंने यहां पर लगा दिया है। अब हम जाने लगे हैं अगले हैलोजन के कंपाउंड्स की तरफ। हैलोजन्स की बात मुकम्मल हो गई, अब बात होगी हैलोजन के कंपाउंड्स की। और हैलोजन के कंपाउंड्स में हमने सबसे पहले देखने हैलोजन एसिड्स, फिर हम देखेंगे ऑक्सी एसिड्स, फिर देखेंगे रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन। तो हैलोजन एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन्स की तरफ चलते हैं। जी जनाब, अब आपके सामने हमने दो टेबल ड्रॉ कर लिए हैं। पहला टेबल है हैलोजन एसिड्स के हवाले से। हैलोजन एसिड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, उनमें कौन सी फोर्सेस हैं, एसिड कौन सा स्ट्रांग होता है, कौन सा वीक होता है, रिड्यूसिंग पावर के हवाले से कंपैरिजन और स्टेबिलिटी के हवाले से कंपैरिजन। बिल्कुल इसी तरीके से ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस लाइक HClO, HClO2, HClO3 वगैरह, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी का क्या ट्रेंड है, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या कंपैरिजन है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन किसमें ज्यादा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन कैसे वेरी करता है और ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसे वेरी करती है, इन चीजों पर हमने बात करनी है। स्टार्ट करते हैं। हैलोजन एसिड्स कौन कौन से हैं? हैलोजन एसिड्स में सबसे पहले आ रहा है HF, फिर आ रहा है HCl, फिर आ रहा है HBr और एंड पर आ रहा है HI। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HCl में डाइपोल फोर्सेस होती हैं, जबकि HBr और HI में डोमिनेंट फोर्सेस वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। सही जी बात। तो ये हो गया फोर्सेस का कंपैरिजन। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का असर तो बड़ा जबरदस्त है, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट HF के तो हो जाएंगे हाईएस्ट। बाकी सबकी बात करें तो नीचे की तरफ आते हुए हमने फर्स्ट ईयर के अंदर 4th चैप्टर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, केमिकल बॉन्डिंग में भी और उससे पीछे भी हमने प्रॉपर्टीज में ये स्टडी कर लिया था स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर कि HCl, HBr और HI की तरफ जाते हुए डाइपोल फोर्सेस से, हालांकि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की तरफ हम मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हैं वो इंक्रीज करेंगे। याद रख लें कि HF के लिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू हाईएस्ट है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बाकी तीन का कंपैरिजन किया जाए तो नीचे की तरफ ये फोर्सेस बढ़ेंगी। आगे चलते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ के जहां तक ताल्लुक है तो एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे की तरफ बढ़ती है, यानी कि HF सबसे वीक एसिड है और HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिडिक स्ट्रेंथ में प्रोटॉन दिया जाता है और रिड्यूसिंग पावर भी हाइड्रोजन देने की सलाहियत को ही कहते हैं, तो रिड्यूसिंग पावर भी नीचे की तरफ बढ़ रही होगी। सही थी बात। और रिड्यूसिंग पावर का मतलब हाइड्रोजन दे देना, हाइड्रोजन दे देगा अगर HI तो वो टूट जाएगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी नीचे की तरफ जाते हुए कम हो रही है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से HI ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा अच्छा एसिड है HF से। रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से HI ज्यादा रिड्यूसिंग है HF से, और स्टेबिलिटी के हिसाब से HF की स्टेबिलिटी HI से ज्यादा है। इनमें से कोई भी लाइन आपको MCQ की शक्ल में पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं। ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस यानी कि HXO, HXO2,
HXO3, HXO4 इनकी बात चल रही है। अगर हम इन सब को देखें तो नीचे की तरफ देखा यह गया है कि थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि एक ऑक्सीजन वाला जो हैलोजन एसिड है, ऑक्सी एसिड है, वो वीकर है, वो जल्दी टूट जाता है, और 4 ऑक्सीजन वाला देर से टूटता है। अगर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स की, तो नीचे की तरफ जाते हुए वो इंक्रीज कर रही हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन भी इंक्रीज कर रहा है, वो सबसे पहले +1 होता है, फिर +3 हो जाता है, फिर +5 हो जाता है, फिर +7 हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात की जाए तो नीचे की तरफ जाते हुए वो कम होती है, यानी कि HXO जल्दी ऑक्सीजन देता है, जबकि HXO4 देर से ऑक्सीजन देता है। एसिडिक स्ट्रेंथ भी नीचे की तरफ जाते हुए इंक्रीज करती है। इसकी रीजन जो है वो मैं बता दूं, इसका रीजन आप ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो ज्यादा ऑक्सीजन लगे होंगे तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अगर आपको इफेक्ट इतना अच्छा वर्ड ना लग रहा हो तो आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जितना हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं उतना हाइड्रोजन का निकलना आसान हो जाता है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास है या कम से कम आपको पता होनी चाहिए। इन दो बहुत ही लेंथी टॉपिक्स को हमने बहुत ही मुख्तसर साथ समराइज कर दिया आपके सामने, ताकि आपको परेशानी ना हो, मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और एक फ्लो में आप ये हिस्से को मुकम्मल कर लें। सही है जी बात। आगे चल पड़ते हैं जी जनाब। आगे चलते हुए अब हमने रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस लिख लिए। रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस जी जनाब, तो हम बात कर रहे थे रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन की। हमारे सिलेबस के अंदर एक हेडिंग नई शामिल की गई है, रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन। 5th चैप्टर के अंदर जो रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन हमारे लिए अहम थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन देख रहे हैं विद फास्फोरस। फास्फोरस अगर क्लोरीन से मिले इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोवाइडिंग एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, तो ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड मिल बन जाता है। अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन होगी तो फिर सॉल्वेंट होगा CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड, और यहां पर PCl5 बनेगा। क्लोरीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देती है, ये हैलोजेंस को डिस्प्लेस कर सकती है। कौन से हैलोजेंस को? ब्रोमीन को और आयोडीन को। हमने देखा कि ये फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। क्लोरीन एक बहुत ही अहम रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी देती है, जिसे सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। क्लोरीन इज इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, ये खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, रिड्यूस भी हो जाता है। यहां पर क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिले अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो NaCl NaClO यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और वाटर बनता है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 70 डिग्री सेंटीग्रेड वार्म करने पर, गर्म करने पर मिलाएं तो फिर सोडियम क्लोराइड और पानी तो बनते हैं, लेकिन सोडियम हाइपोक्लोराइड की जगह सोडियम क्लोरेट बन जाता है। इसी तरह का मिलता जुलता रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी होता है, जिसमें बनता है ब्लीचिंग पाउडर। यहां पर भी क्लोरीन सेल्फ ऑक्सीडाइज भी हुई है, रिड्यूस भी हुई है, तो ये भी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की ही मिसाल है। एक बात पीछे से हमें याद रखनी है कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को भी हमारे सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किताब के मुताबिक डिपेंड करती है 4 चीजों पर। डिपेंड करती है हाइड्रेशन एनर्जी पर, मैंने रिलेशन बता दिया, अगर किसी की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी जिसका साइज छोटा होता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। हम जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन सब में सबसे ज्यादा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। तो इसके साथ साथ हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें, ये लिक्विड और सॉलिड हैं, तो इनकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन जितनी कम होगी जिसकी, उतना उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। इन चारों चीजों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ये कहता है कि फ्लोरीन जो है वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये सारी बात मुकम्मल करने के बाद
हम पहुंच गए हैं इस यूनिट के इख्तिताम पर। ग्रुप्स और पीरियड्स को कंप्लीट किया हमने। जो जो छोटी छोटी बातें थी, मुख्तलिफ जगहों से रिएक्शंस जो कंबाइन करने थे वो हमने कर लिए हैं, और कोई बात उम्मीद है कि इस हिस्से में नहीं रह गई। कुछ सवाल यहां पर देख लेते हैं, इस हिस्से को मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, तो फिर हम आ गए हैं आखिर पर टॉपिक के। यहाँ पर हमने 5 सवाल देखने हैं। पहले सवाल के बारे में देख लें, हैलोजन विद हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कौन सा हैलोजन है जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा है? मैंने बताया था फ्लोरीन के लिए ये वैल्यू जो है वो 154 है, क्लोरीन के लिए ये वैल्यू 242 है, ब्रोमीन के लिए 192 और आयोडीन के लिए 150। तो क्लोरीन के लिए वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। अगला सवाल है हैलोजन विद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज हमने बताई थी -322, -349, -325, -295। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद हैलोजन दैट अकर्स नेचुरली इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रख लें कि कुदरती तौर पर सोडियम आयोडेट नामी एक कंपाउंड पाया जाता है, और भी कंपाउंड हो सकते हैं आयोडीन के जो नेचुरली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है, एक्सरसाइज का एमसीक्यू है, तो हमने उसको यहां पर लिख लिया कि आयोडीन नेचुरली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। ये सवाल देखें चौथा, हैलोजन दैट स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट्स विद गोल्ड। इसका जवाब, ये एक्सरसाइज का ही सवाल है लेकिन इसका जवाब अक्सर जो असातिज़ा कराम हैं उनकी तरफ से कोई इतना अच्छा नहीं आता, वो इसका जवाब क्लोरीन लगवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर जवाब है फ्लोरीन। फ्लोरीन स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट्स विद गोल्ड। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर बड़ी ज्यादा है। फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर बड़ी ज्यादा है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से वो गोल्ड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। गोल्ड +3 में, गोल्ड इनर्ट मेटल है या फिर आप कहें नोबल मेटल है, वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती। अलबत्ता फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर +2.87 होने की वजह से वो स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर सकता है गोल्ड के साथ। ये भी इंफॉर्मेशन हो गई। आगे चल पड़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन डज नॉट डिपेंड अपॉन। मैंने बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बढ़ने से बढ़ती है, हाइड्रेशन एनर्जी के बढ़ने से बढ़ती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बढ़ने से कम होती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड नहीं करती। तो आपने देखा कि जो भी पॉइंट्स हम बता रहे हैं उन पॉइंट्स को ही वो ऑप्शंस में तब्दील कर सकता है हमारा एग्जामिनर, और उससे हमें सवाल पूछ सकता है। इसके साथ ही हमारा C12 का सिलेबस मुकम्मल हो गया है। एक हमारे पास सिर्फ यूनिट बचा है C13। तब इंशाल्लाह उसके साथ फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम।